अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सब्जियों की जैविक खेती की तकनीक। फलन की अवस्था पर आम उद्यान में प्रबंधन। खेती में आदानों की आसमान छूती कीमतों ने किसानों की प्रति इकाई लागत को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ उर्वरकों की एवं रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने कृषि उपजों को विषाक्त बनाना शुरू कर दिया है और इसके घातक प्रभाव ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसलिए एक बार फिर से पूरी दुनिया में जैविक खेती की कवायद बढ़ी है। ये जैविक खेती कुछ और नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा की जाने वाली परंपरागत खेती है। क्या है ये जैविक खेती, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि, रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 65 से 70% जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार खेती ही है। सन 1960 के दशक में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में हरित क्रांति आई। हम आत्मनिर्भर अवश्य हो गए, परंतु परोक्ष रूप से हमारी धरा का बुरा हाल है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में तत्वों का संतुलन बिगड़ गया और पैदावार दिन प्रतिदिन घटती गई। इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे सब्जियों के पौधे को उत्तम विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 3 तत्व स्वतंत्र रूप से हमें हवा पानी से मिल जाते हैं और 3-4 तत्व हमारे किसान भाई खेतों में प्रयोग करते हैं। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश व कभी कभार जिंक, परंतु शेष 9 से 10 तत्वों को न तो हम किसी रूप में डालते हैं और न ही उनकी उपलब्धता मिट्टी में है। कारण कि सदियों से खेती करते करते इन शेष तत्वों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, बोरोन, तांबा, लोहा, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम का भंडार अब समाप्त सा हो गया है और मृदा का यह नियम है कि इन 16 तत्वों में से यदि एक भी तत्व की कमी है तो पैदावार स्थिर रह सकता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे अन्य उर्वरक कितना भी अधिक प्रयोग क्यों न कर दिए जाएं। मृदा वैज्ञानिक लिविक का कहना है कि जो तत्व मृदा में सबसे कम होगा वही पैदावार निर्धारित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सब्जियों की पैदावार में वृद्धि हो।
यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सब्जियों व पौधों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक 16 तत्व मौजूद हों। रासायनिक उर्वरकों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये सभी तत्व एक साथ मौजूद हों और 16 तत्वों को अलग अलग प्रयोग करना भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्बनिक खाद, जैविक खाद ही एकमात्र विकल्प है जिनका प्रयोग कर हम आवश्यक सभी तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। सब्जियों में जैविक खेती की आवश्यकता। सब्जियों में कार्बनिक खेती करने की आज सख्त आवश्यकता है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों, कीट व रोगनाशकों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। सब्जियां विषाक्त होने से मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घातक व जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, मधुमेह इत्यादि पैदा हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विषाक्तता के कारण सब्जियां भेजने लायक नहीं हैं, जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैव विविधता, लाभदायक कीट पतंगे जो प्राकृतिक रूप से हमारी मदद करते थे, विलुप्त होते जा रहे हैं और सागर सब्जियों की स्वाद परिवर्तित होती जा रही है। विषमुक्त स्वादिष्ट सागर सब्जियों का सेवन कर हम निरोगी रह सके तथा रासायनिक उर्वरकों से बढ़ती हुई सब्जियों की खेती की लागत कम कर सके। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नैडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनामिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। सब्जियों की जैविक खेती के मूल सिद्धांत। जिस प्रकार से किसान भाई सब्जियों की रासायनिक खेती करते हैं, उस प्रकार से कार्बनिक खेती करना असंभव है, क्योंकि पुरानी खेती में खेत के एक ही भाग में कई वर्षों तक एक ही परिवार के सागर सब्जियों की खेती की जाती थी और कीट व्याधियों का नियंत्रण विभिन्न प्रकार के जहरीले कीट व रोगनाशकों से किया जाता था। परंतु कार्बनिक खेती में यदि ऐसा किया गया तो शायद पैदावार के नाम पर कुछ भी लेना संभव नहीं होगा। अतः इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। गर्मी के दिनों में अप्रैल मई खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य, जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं।
जिसे फलों का राजा कहा जाता है और इस समय आम के बाग फलत की अवस्था पर है। यह अवस्था आम के बाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु देखा जाता है बागवान भाई अज्ञानतावश इसमें किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप फलों का गिरना, इसके साथ साथ कई प्रकार के कीट एवं रोगों द्वारा आम के बाग को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। अतः आम के बाग को इस हानि से बचाने के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को संपादित किया जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के सुधीर कुमार। आप जब भी देखें कि आप बगीचे जाएं, बगीचे में देख रहे हैं कि आपका अर्ली या मिडिल या लेट जो भी आम की प्रभेद है, जब ज्यों ही उसमें सरसों या मटर के आकार का दाना, जिसको हम लोग बिहार में टिकोला कहते हैं, वो मटर या सरसों के आकार का होता है, तो वो उस आकार का जब हो जाए तो उसमें आप सिंचाई उसके बाद आप शुरू कर दें। सिंचाई बागवानी आम के बगीचे का आप कंटिन्यूअस जो 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करें। इससे आपका जो फल गिरने की समस्या कम से कम 60 से 70% इसको कंट्रोल करती है। ये बहुत बड़ा कंट्रोल मेजर है और सिंचाई बहुत बड़ी जो फलदार पौधे के लिए ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें, जब भी दाना मटर या सरसों के आकार का हो जाए तो आप सिंचाई उस समय से शुरू कर दें और उसके पहले आप सिंचाई ना करें। इसके अलावा किसान भाई आप देखते होंगे जब कोमल रहता है तो उस समय कीट का भी प्रकोप होता है, या इसके अलावा कीट का प्रकोप होता है और बीमारी भी लगते हैं, जिसके कारण जो है ना फल गिर जाते हैं। रोगर ले लें या कोई भी कीटनाशक इमिडाक्लोरोपिड या क्विनोलफॉस, तो इमिडाक्लोरोपिड जब लेते हैं तो वो 1 ml प्रति लीटर का रिकमेंडेशन हो चुका है किसान भाई। पहले तो 3 लीटर में 1 ml था, लेकिन अब जो है 1 ml प्रति लीटर इमिडाक्लोरोपिड। अगर रोगर लेते हैं तो वो 1.5 ml, क्विनोलफॉस लेते हैं तो वो भी 1.5 ml प्रति लीटर का पानी का घोल बना के, और ध्यान रखें कि बेबिस्टिन जो कार्बेंडाजिम है वो 1 ग्राम मिलाना प्रति लीटर के हिसाब से, और ये दोनों कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई को मिला के 1.5 ml क्विनोलफॉस या रोगर, 1 ml इमिडाक्लोरोपिड प्रति लीटर और 1 ग्राम बेबिस्टिन या कार्बेंडाजिम जो आता है मार्केट में, उसको मिला के प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। तो इससे भी आपका जो कीट या रोग का जो प्रकोप होता है उसका कंट्रोल होगा। आप देखते होंगे कि इसके अलावा भी फल गिरने की समस्या कभी कभी होती है। तो फल गिरने की समस्या आप देखे होंगे, पिछले बार आपके बगीचे में फल लगे होंगे तो आप देखे होंगे कि फल जो आम का फल जो है वो नीचे से क्रैक कर जाता है, काला हो जाता है। तो वो आप समझ जाइए कि आपके एरिया में या आपके ज़मीन में बोरन जो है उसकी डिफिशियंसी है। ये लक्षण है, ये इंडिकेट करता है कि आपके एरिया में बोरन की कमी है। तो किसान भाई इन दिनों जब भी दाने आकार का अगर हो गया है सरसों या मटर के आकार का, उस समय 3 ग्राम प्रति लीटर का बोरेक्स का प्रति लीटर पानी का घोल बना के आप उसका स्प्रे कर लें। और आगे के साल के लिए किसान भाई जैसे ही फल आप तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जब फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, खाद और उर्वरक का, तो उसमें आप 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप फर्टिलाइजर के रूप में आप व्यवहार करो। तो इससे आपका बोरेक्स देने से पौधे का जो ये फल जो गिरने की समस्या है या फल फटने की समस्या है या काला होकर टूटने सड़ने की समस्या, इसका कंट्रोल हो जाए। तो इन सारी बातों पर किसान भाई आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको फल का उत्पादन अच्छी मिलेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुधिया मशरूम उत्पादन तकनीक। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर।
एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत ज़माने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। मैं हर पल हर जगह हूं। जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आज के समय में कम लागत में अधिक आय देने वाले व्यवसायियों को अपनाने की जरूरत है और इस दिशा में मशरूम उत्पादन की तकनीक एकदम खरी साबित होती है, क्योंकि इसमें कम लागत में अधिक लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि इस समय दूधिया मशरूम उगाने का उचित तापक्रम एवं वातावरण हमारे प्रदेश में आ रहा है, परंतु इसमें किसानों के सामने एक विकट समस्या के रूप में तकनीकी ज्ञान का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण इनको इस सह व्यवसाय से हानि भी उठानी पड़ती है। इसीलिए दूधिया मशरूम के बारे में समस्त जानकारियां आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लगाई जाती हैं, लेकिन 3 तरह की मशरूम ही किसानों के लिए रिकमेंड किया जाती है, बताई जाती है लगाने के लिए, जिसमें से बटन मशरूम है पहला, जो जाड़े के महीनों में होता है। दूसरा है डिंगरी मशरूम, जो साल में 2 या 3 बार होता है। तीसरा जो है दूधिया मशरूम, जिसका समय इस समय उपयुक्त है। ये दूधिया मशरूम आप इसको लगा सकते हैं। दूधिया मशरूम लगाने के लिए इतना ध्यान देना है आपको, जब आपका 30 से 35 डिग्री तापमान रहे तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय अप्रैल के महीनों में आप इस दूधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए ये ध्यान देना है कि आप जिसमें खेती करेंगे वो माध्यम आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, धान का पुआल, मक्के की कुट्टी, बाजरा, ये जो खली है पशु चारे के रूप में लेते हैं, उसको में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस दूधिया मशरूम को में खेती करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो भी माध्यम हम लेते हैं इस माध्यम को पहले उपचरित करते हैं। उपचरित करने के लिए आप रासायनिक विधि से 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बाबास्टीन डालने के बाद उस माध्यम को उसमें डाल देंगे। डालने के 10 या 12 घंटे के बाद उसको निकालते हैं। निकालने के बाद जहां फर्श पे उसको फैलाते हैं, उस फर्म को भी फार्मलिन से ट्रीट करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस न रहे, क्योंकि मशरूम ही एक फंगस है। फिर उसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद जब 60% तक नमी रह जाती है तब जाके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करते समय उसमें 5% के हिसाब से गेहूं का चोकर भी मिला देते हैं और 4% के हिसाब से बीज को मिलाते हैं। बीज को इतना ध्यान देना है कि बीज स्वस्थ हो, चिपचिपा न हो, लसलसा न हो, तभी जाके आपकी मशरूम की पैदावार अच्छी होगी। आप प्रमाणित संस्था से ही आप मशरूम के बीज को लें। जब आपकी 60% तक नमी रह जाती है उसमें आप बिजाई करें। बिजाई करने के बाद पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर दें।
भरने के बाद उसको अच्छी तरह से उस बैग में 10 या 12 सुराख कर दें ताकि उसमें एरेशन होता रहे। फिर उसको बंद कमरे में, जहां एक झाक्स की व्यवस्था है, उसमें ले जाके रख देंगे। देखेंगे कि 10 या 12 दिन के बाद बैग में पूर्ण रूप से सफ़ेदी आ जाएगी। जब सफ़ेदी आ जाती है तब जाके उसमें हम केसीन 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के लिए हमें भी ध्यान देना है, जो भी हम केसीन बनाएंगे माध्यम, उसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिला के बनाया जाता है। केसीन को भी फार्मलिन से ट्रीट किया जाता है ताकि केसीन में कोई तरह की बैक्टीरिया या फंगस न रहे। उसको फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जब सफ़ेदी आ जाती है बैग में, फिर उसको उसमें हम 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के बाद उस केसीन को में नमी बना के रखते हैं। सुबह शाम उस केसीन को नमी बना के रखते हैं, जिससे देखेंगे आप 3 या 4 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे पिनहेड्स आएंगे और 10 या 12 दिन के बाद पूर्ण रूप से मैच्योर मशरूम आपको मिलेगा। उसमें से 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम तक अगर मशरूम हो जाए तो उसको घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। ये आपका प्रोटीन की अच्छा स्रोत भी है। इसको आप खा के शुगर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अगर आपका फ्रेश मशरूम अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो भी इसको आप ओपन सनलाइट में ड्राई करके बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाता है, क्योंकि इसके जो है इससे कुछ दवाएं बनती हैं, सूप बनता है, जो हमें उपयोग में लाते हैं। इसको आप लगभग ये 1 किलो सूखा भूसा से 500 से 700 ग्राम मशरूम प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में बहुत ही कम लागत में अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय है, इसकी खेती आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक साधु महली, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कुसुमी लाख के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो साधु महल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में बिहन लाख का एक टुकड़ा है। इसे हम लोग अभी बेर के पेड़ से काट करके ले आए हैं। इसमें देखिए कि धीरे धीरे शिशु कीट एक नया जो है ना, धीरे धीरे निकल करके चल रहा है। और इस कीड़े का जो लंबाई है वो 0.6 मिलीमीटर लंबा और 0.25 मिलीमीटर चौड़ा, मतलब ये कीड़ा हमारा चींटी से भी छोटा है। और इस पेड़ को काट छांट करने के बाद एक तरह से कहा जाए तो फसल के कटाई के साथ साथ ही इस पेड़ का प्रूनिंग भी हो जाता है। एक तरह से कहिए तो काट छांट का भी प्रक्रिया पूरा हो जाता है और पूरा फसल हम पेड़ से उतार लेते हैं। पेड़ से उतारने के बाद छाया में ले जा करके इस फसल को जहाँ जहाँ देखते हैं कि मोटा पपड़ी जहाँ पर है, इस मोटा पपड़ी को हम लोग अलग छांट लेते हैं। ये हमारे बिहन लाख के रूप में काम करेगा, मतलब बीज के रूप में काम करेगा। इस बीज को बिक्री कर सकते हैं। लोग देखते हैं कि गर्मी का जो फसल है, इसमें जो है धीरे धीरे 1 महीना बाद जो है, जिस दिन हमने बिहन बांधा है अपना पेड़ पर, वो तारीख नोट कर लिया और ठीक उसके 30 दिन के बाद प्लस बेवेस्टीन पाउडर 15 ग्राम और पानी जो है 15 लीटर, ये घोल बना करके अच्छा तरीका से और ठीक फसल लगाने के 30 दिन के बाद एक बार जहाँ जहाँ हमारे पेड़ पर सफ़ेदी आ गया है, जहाँ जहाँ कीड़ा बैठा है, वो एक तरह से कहा जाए तो लाल से धीरे 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 सफ़ेद होने लगता है। और सफ़ेद होने लगा, सफ़ेद होने का कारण है कि लाख का कीड़ा अपना लाख बनाने के क्रम में वहाँ से मोम का तंतु बाहर भेजता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे कीड़ा जो है सफ़ेद दिखने लगता है। तो उसी सफ़ेदी के ऊपर एक बार दवा का अगर छिड़काव कर दें, ये जो घोल बताए हैं इनका, तो इससे हमारा काम चल जाता है। और आने वाला समय में
धीरे 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 पूरा हमारे पेड़ पर छाया हो जाता है और छाया के कारण हमारा फसल जो है आसानी से बच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुसुम के पेड़ पर खास करके इस सीजन में जेठवी क्रॉप में बहुत ही आसानी से हमारा कीड़ा बच रहा है। और दूसरा जो है, जो बरसात के दिन में हम 3 या 4 छिड़काव करते थे, इस समय हम केवल 1 छिड़काव करके अपना फसल हम अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ और एक तरह से कहा जाए तो शत्रु रहित हम प्राप्त करते हैं। और इस तरह से गर्मी के दिन में शत्रु कीट का प्रकोप भी हमारे फसल पर कम होता है और हमें अच्छा फसल मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हल्दी की सफल खेती भाग 1। वैज्ञानिक विधि से सूरण की बुवाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatbihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।